घर में बिजली के मीटर लगे होते हैं, घर में बिजली के मीटर लगे होते हैं, TPDDL या इलेक्ट्रिसिटी किसी और कंपनी से भी आती है वैसे टाटा वालों के अलावा? हाँ आती है ना, हमारे यहाँ पर तो नहीं आती है ना, बट दूसरे एरियाज में तो आती है ना, जैसे BSES एक दूसरी कंपनी है तो वहाँ पर भी आती है दिल्ली के अंदर ही, बट एक पर्टिकुलर रीजन में तो एक सी आती है, जैसे यहाँ पर TPDDL टाटा पावर वालों की तरफ से आती है। तो वो तो घर में भी जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं हमारे, क्या वो हमारी प्रॉपर्टी है? पूछ रहा हूँ, क्या उसके बदले में हमने कोई पेमेंट की है वैसे? जब आप एक न्यू बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, क्या उसके कनेक्शन में कोई पेमेंट करनी पड़ती है आपको? जो मंथली बेस पे बिजली का खर्चा जो हम कंज्यूम कर रहे हैं बिजली, वो तो हमें ही पे करना है, वो तो एक्सपेंस है ही हमारा। बट व्हाट अबाउट दैट एक्सपेंस जो आप न्यू कनेक्शन लेते वक्त पे करते हैं, क्या पे करते हैं? हाँ जी बिल्कुल पे करते हैं। वो किस लिए पे करते हैं? वो ऑब्वियसली मीटर की कॉस्ट पे करते हैं। तो मीटर की कॉस्ट तो पे कर रहे हैं, वो बिजली का मीटर आ भी गया हमारे पास, क्या वो हमारा एसेट है? तो ध्यान रखिएगा, वो हमारा एसेट नहीं है। वो किसका एसेट है? वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, जो आपके पास कुछ वक्त के लिए है। जो आप पेमेंट करते हो उस सिचुएशन के अंदर, वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह वर्क करता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर मीटर अभी भी स्टिल टाटा पावर वालों की ही प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ही जब जब अगर मीटर में कोई भी छेड़खानी, कोई भी टूट फूट अगर होती है, तो टाटा वाले चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे करके। और आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का खराब कर दिया। आपने जितना भी मीटर की कॉस्ट पे की होगी, सपोज करो कितनी भी, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, एज द केस में भी, तो जब कभी भी क्या वो आपको पैसा वापस मिलेगा? तो बिल्कुल आपको पैसा वापस मिलेगा, अगर अगर आप कल को अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को तोड़ दो, को कर दो, रिलीज कर दो। हालांकि करेंगे क्यों? क्या कर सकते हैं? हाँ भविष्य में तो ऐसा मुमकिन है, बेशक भविष्य में, अभी तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ फ्यूचर में तो मुमकिन है। क्या पता हम अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। कैसे? सोलर पावर, है ना, सोलर पैनल लगवा लें ऊपर, खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस आ भी चुके हैं ऑब्वियसली। मार्केट के अंदर सोलर पैनल लगाने की बात नहीं कर रहा, सोलर पैनल लगाना तो बहुत पहले आ चुका है, लेकिन सोलर पैनल लगाकर आप अपनी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो आपको सरकार की तरफ से आ रही है, तो उसको छोड़ दो, को कर दो। तो ऐसे कुछ एक ऑप्शंस तो थोड़े बहुत आ चुके हैं। तो अगर भविष्य में और भी ज़्यादा ये चीज़ इकोनॉमिकल फेजिबल हो जाएगी कि हाँ भाई आप लगा दो छत पे ही सोलर पैनल और उसी से ही अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप सरकार से तो कुछ नहीं ले रहे हैं, तो आप सरकार का वो जो बिजली का मीटर है वो रिडीम कर दोगे, वो छोड़ दोगे। जितना भी पैसा आपने जमा कराया होगा बिजली के मीटर के नाम का, वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो जरा आराम से मेन मुद्दे की बात, कि किसी भी चीज को आप एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर तो कब कैटेगराइज करते हैं? जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं और वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, आपने बिजली का कोई भी कनेक्शन लिया, तो वो आपका टेक्निकली कोई भी एक्सपेंस की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं होता। उस सिचुएशन में होता क्या है कि वो बिजली का मीटर है, वो टेक्निकली आपको कभी ना कभी, जब कहीं भी आप कनेक्शन छोड़ दोगे, तो वो बराबर का पैसा आपको मिल जाएगा। तो वो आपका करंटली एक एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज होगा। वही वाली बात कि MTNL यहाँ पर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं कि MTNL से अगर आप कोई कनेक्शन ले रहे हैं और वहां से अगर आप कोई इंस्टॉल करा रहे हैं टेलीफोन अपने ऑफिस के अंदर, तो वहां पर भी कुछ हद तक यही वाला मैकेनिज्म काम करता है। वो टेलीफोन ला कर रख देते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में उन्होंने आपसे पैसा ले लिया है, बट वो बराबर का पैसा आपको कभी ना कभी वो लौटा भी देंगे, अगर आपको MTNL की सर्विसेज पसंद नहीं आ रही और आप को कर दोगे। और ये चीज़ तो ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकती है कि MTNL की तरफ से आपने पहले एक कनेक्शन ले लिया, उन्होंने एक टेलीफोन ला के आपके ऑफिस में रख दिया, बात में आपको सर्विसेज पसंद नहीं आ रही, आप अपना टेलीकॉम प्रोवाइडर बदलना चाहते हैं, जियो करना चाहते हैं, एयरटेल करना चाहते हैं, BSNL करना चाहते हैं, MTNL को छोड़ दोगे तुम। तो दैट्स वाई ये बेसिकली एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं होगा। ये तो कुछ एसेट लाइबिलिटी वाली बातें होने वाली हैं कि आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा कब? जब कहीं भी आप इस कनेक्शन को रिडीम कर देंगे। तो इसलिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है। अगर बाई चांस ऐसी बातें रहें कि हम किसी एसेट को इंस्टॉल करा रहे हैं और वो बाकायदा अपना ही एसेट है, तो तब हम वो वाली लाइन एप्लीकेबल करेंगे। कौन सी? कि हाँ भाई इंस्टॉलेशन से पहले का खर्चा है तो हमारे ही एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन अब तो मैं ये लाइन बोल नहीं पाऊंगा कि हमारे ही एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि ये अपना एसेट तो है ही नहीं। ठीक है जी। तो इसीलिए उन्होंने वो लाइन लिखी है कि हमारा एक्सपेंडिचर
है नहीं, ठीक है जी, क्योंकि वो टेलीफोन अपना है नहीं। टेलीफोन के बजाय मशीन की इंस्टॉलेशन, जैसा कि हमने लिखा था वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो मशीन तो अपनी है, तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ठीक है जी भैया, ये तो अलग सा पॉइंट हो गया काफी हद तक, ये याद रखें। अगले अगले पॉइंट में क्या लगाया है? खैर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी तो कुछ वैसा सही तो था, कि एक फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट कराए हैं आपने, जैसे वो हट वगैरह झोपड़ियाँ वगैरह बनवाई थी, तो यहाँ शेड बनवा रहे हैं, झोपड़ियाँ नहीं बनवाई, शेड बनवाए हैं। और वो शेड आपने 1 लाख रुपए के बनवाए हैं, 1 लाख रुपए के बनवाए हैं। वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ए सम ऑफ 5,000 हैज बीन इनकर्ड ऑन टेम्परेरी हट। अच्छा अच्छा, ये वाली बात है, ठीक है जी। तो एक फैक्ट्री शेड आपको बनवाना है, यानी टेक्निकली फैक्ट्री ही आपको बनवानी है। कितने की बनवानी है? ये 1 लाख रुपए की बनवानी है, जिसके कंसर्न में 5,000 रुपए के कुछ टेम्परेरी हट आपने क्रिएट करवाए हैं। तो जो टेम्परेरी हट वाली बात हमने पहले भी अभी डिस्कस की थी, तो वो बेसिकली क्या थी कि भाई वो तो नेसेसरी है, आपको करना ही करना है। जैसे कि अभी पीछे हमने बात की थी कि ये रहा ना, हाँ, कि सिनेमा बनाने के लिए आपको टेम्परेरी हट, मजदूरों के लिए वो जो छोटी सी जगह आपको प्रिपेयर करानी है, तो वो तो नेसेसरी है। और ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एसेट के कनेक्शन में ही खर्चा चल रहा है, और उसी की कॉस्ट का हिस्सा जरूर हम बनाएंगे। तो तुमने क्या लगाया था? रिवेन्यू लगाया था, बहुत बढ़िया। किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया था? 5,000 रुपए एक छोटी अमाउंट है, इस चीज के ऊपर। आप पहले मजदूरों के लिए टेम्परेरी हट बनवाओगे, बाद में शेड डलवाओगे अपने लिए, या पहले अपने लिए शेड डलवाओगे, बाद में मजदूरों के लिए हट बनवाएंगे? बाद में क्यों बनवाएंगे, पहले ही तो बनवाएंगे। खैर, देखो, ऑब्वियसली उन्होंने ऑप्शनल नहीं लिखा, ऑब्वियसली उन्होंने नेसेसरी नहीं लिखा, बट वेन एवर नथिंग इज अ मेंशन, तो हम मान के क्या चलेंगे कि ये क्या चीजें हैं? ऑब्वियसली ये एक जरूरी चीज की ही कैटेगरी में आएगी। अगर लिख दिया जाए कि हाँ ये ऑप्शनल है, कि हाँ भाई मुझे तो छोटा मोटा काम कराना है, तो मजदूरों को मैं इधर उधर नहीं बनवा के दूंगा कोई भी हट, तो हो भी सकता है असल जिंदगी में ऑप्शनल, ऐसा भी नहीं है कि असल जिंदगी में ऑप्शनल हो नहीं सकता। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, हम अपने आसपास में भी देख सकते हैं, जब कहीं भी कोई नई कंस्ट्रक्शन साइट बनती है, तो मजदूर वहीं आसपास में ही रहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर तो असल जिंदगी के अंदर भी वहीं पर ही उनका छोटा मोटा कोई स्ट्रक्चर आप बनाकर देते हैं, और ऑब्वियसली वो पहले की ही कैटेगरी में आता है, यानी कि पहले आप वो खर्चा करते हैं, बाद में आपका मेन एसेट क्रिएट होता है, आपकी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। तो बिफोर पुट टू यूज वाली ही बातें हैं, एक नेसेसरी वाली ही बातें हैं, कोई बातें उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखी भी हुई होगी। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड कॉस्ट ऑफ अ टेम्परेरी हट, कि जो आपकी बिल्डिंग बनाने का खर्चा है, जो फैक्ट्री शेड डालने का खर्चा है, उसमें ये कॉस्ट ऑफ अ टेम्परेरी हट भी इंक्लूड होगा। ये नेसेसरी है काफी हद तक। बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है जो आपको भविष्य में काफी लंबे वक्त तक फायदा देगी। जो टेम्परेरी हट का खर्चा है वो इंसिडेंटल है, वो इसी के कनेक्शन में है, कुछ आइसोलेटेड अलग खर्चा नहीं है जो अलग हो रहा है, नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग का है, तो ऐसा नहीं है, उससे इंसिडेंटल है, उससे कनेक्टेड है, तो उसी की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे करके बातें रहती हैं। तो आराम से इस चीज के अंदर देख लो, किसी पॉइंट को और ज्यादा एक्सप्लेन अगर करवाना हो करवा लो, सही है। हाँ, क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीधे हैं? तो ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो यही तो है कि बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि ये बातें याद हो जाएं। जरा ये क्वेश्चन पढ़ें। जहां कोई कंपनी है आमतौर पर बाय सेल करती है वो कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो कंप्यूटर में डील करती है। उन्होंने परचेज किए हैं 20 कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आमतौर पर कंप्यूटर आपके गुड्स रहेंगे देखा जाए तो, और गुड्स से कनेक्टेड वैसे देखा जाए तो चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो 20 कंप्यूटर खरीदे हैं उसने रीसेल करने के लिए, और कॉस्ट है हर एक कंप्यूटर की 20,000 रुपए, तो 20 में खरीदते हो आप। तो इट ऑल्सो परचेज एक कंप्यूटर, उसने एक और कंप्यूटर खरीदा 24,000 रुपए का, थोड़े से ज्यादा फंक्शन का, लेकिन अपने अकाउंटेंट के लिए, रीसेल पर्पस के लिए नहीं। तो माना कंप्यूटर हमारे लिए गुड्स है, लेकिन जो कंप्यूटर आप खरीद रहे हो बेचने के लिए वो है गुड्स तो। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर आप खरीद रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए और पर्सनल यूज के लिए नहीं, अपने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तो वो तो एसेट होगा, वो तो फिक्स एसेट होगा। तो कह रहे हैं टू मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिंटिंग, तो सजेस्ट करो अबाउट ट्रांजैक्शन में कि क्वालिफाई करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टेक्निकली तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दोनों ही बातें की हुई हैं। तो हम बोल देंगे बड़े आराम से कि भाई ये 20,000 वाली जो कॉस्ट है वो तो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगी,
और ये जो बाद वाला ये 24,000 रुपए वाला कंप्यूटर हमने परचेज किया है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इवन हम डिस्क्राइब वे में बोल सकते हैं कि 20,000 तो एक कंप्यूटर की कॉस्ट होगी, तो 20 कंप्यूटर की कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे हम लोग टोटल खर्चा, हाँ 4 लाख रुपए का। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा अपना आंसर दे देंगे, जहां 20,000 इंटू 20 तो 4 लाख रुपए मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहे हैं हमारी कंडीशंस को, डे टू डे फंक्शनिंग। गुड्स का हमारा खर्चा है, इन्वेंट्री का हमारा खर्चा है, जबकि जो कंप्यूटर हमने परचेज किया है ये 24,000 वाला, ये तो मेरा एसेट बनेगा, ये तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर पार्ट ऑफ एसेट्स के अंदर शो किया जाएगा। सही बात है, ठीक है जी, ओके। तो ये हो गई बात हमारी। देन इसके बाद में जरा आए यहाँ पर, अब इस बार इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। जहां हमने बातें की थी कि रेवेन्यू रिसीट्स होती है आम तौर पर होने वाली, बार बार होने वाली, फ्रिक्वेंटली होने वाली, रिकरिंग नेचर की इनकम जिन चीजों को आप अपने P&L में लेते हो। और कैपिटल रिसीट होती है कभी कभार होने वाली नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम और कंपेरेटिवली ह्यूज अमाउंट की चीजें। खैर, तो उस बेसिस पे जरा बताएं क्या लगता है क्या क्या होने वाला है। एक मशीन 10 लाख रुपए की है, 12 लाख में बेच दी, तो ये क्या रहेगा हमारा। एक मशीन 10 लाख की है, 12 लाख में बेच दी, तो ये क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा बताओ जी बताओ। और देखो, रेवेन्यू नेचर की चीजों को आप अपनी इनकम ट्रीट करते हैं, ये बात हम जानते हैं। और इनकम कहां जाती है, तो इनकम जाती है आपके P&L अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो आपकी प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है, जो डिपार्टमेंट के टैक्स को इम्पैक्ट करती है। कैपिटल चीजें वो होती हैं जो आपके एसेट्स के बेचने वाली ट्रांजैक्शन है। करंटली हम मशीन बेच रहे हैं, मैं क्या एज्यूम करूं, क्या मैं कोई मशीन डीलर हूंगा, आमतौर पे मैं ऐसा एज्यूम नहीं करता। तो मैंने एक मशीन बेची है, मैंने अपना एक एसेट बेचा है, तो देखा जाए तो ये एक कैपिटल रिसीट ही होगी, रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी। रोज रोज मैं नहीं बेचने वाला, हालांकि मैं 10 लाख की चीज को 12 लाख में सेल कर रहा हूं, तो रिलेवेंटली ये ट्रांजैक्शन है, तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन ही। लेकिन 10 लाख की चीज को मैंने 12 लाख में बेचा है, तो यहां पर जो 12 लाख होंगे इसे दो हिस्सों में स्प्लिट करूंगा मैं, कि भाई जो 10 लाख रुपए आए होंगे वो मेरी कैपिटल रिसीट होगी, जो 2 लाख रुपए का कंपोनेंट होगा वो मेरा प्रॉफिट कंपोनेंट होगा, उसको तो मैं अपना ऑब्वियसली प्रॉफिट है तो P&L के अंदर ट्रांसफर करूंगा, तो उसको मैं अपना रेवेन्यू नेचर की चीज कंसिडर करते हुए P&L अकाउंट के अंदर जरूर शो करूंगा। तो ऐसे करके ये चीजें वर्क करती हैं। तो 10 लाख की चीज को 12 लाख में बेचा है, अगर ये इस तरह से अमाउंट वाइज डेटा ना देते तो मैं इसे फ्लैट सीधा सीधा कैपिटल रिसीट बोल देता, बट अमाउंट वाइज दे दिया कि 10 की चीज को 12 में बेच रहे हो, तो 12 लाख रुपए जो टोटल आए हैं उसे दो हिस्सों में स्प्लिट करके आपको देखना होगा। 10 लाख रुपए विल बी ट्रीट एज अ कैपिटल रिसीट, जिसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ एसेट मतलब बैलेंस शीट पे पड़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं पड़ेगा उस 10 लाख के कंपोनेंट का इंपैक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख का इंपैक्ट, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके टैक्सेशन को इंपैक्ट करने वाला है। आगे आगे प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट नहीं आती, मगर इतनी तो आती है कि शेयर कई बार पार पे इशू करते हैं, कई बार प्रीमियम पे इशू करते हैं। प्रीमियम पर इशू करने का मतलब कम पैसा आना या ज्यादा पैसा आना, ज्यादा पैसा आना। और क्या ये पैसा रोज रोज आएगा आपको, क्या आप रोज रोज शेयर इशू करते हो, नहीं कभी कभी करते हो। क्या लगता है सीधा सीधा कौन सी रिसीट है ये, कैपिटल रिसीट ही होगा। खैर, तो कैपिटल रिसीट लिखेंगे जी हम इसको, ठीक है जी, कैपिटल रिसीट। इसके अलावा अमाउंट 20,000 फ्रॉम ए, इसमें तो खुद ही बोल दिया इन्होंने, गुड्स डे टू डे ट्रांजैक्शन है, तो सीधा सीधा रेवेन्यू रिसीट हमारी रहेगी। इसके अलावा अमाउंट ऑफ 5 लाख ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट हमारा एक एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट। फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना बैंक में, एफडी, तो वो बात चल रही है। तो हमें कोई 5 लाख रुपए मिले हैं, हालांकि कह रहे हैं कि ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वाज रिसीव्ड इन एडिशन टू द मैच्योरिटी अमाउंट। हमने कहा तो था ये बार बार आने वाली जितनी भी ये पैसे होंगे, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये तो रेवेन्यू रिसीट होती है। तो डन, उस हिसाब से देखा जाए तो जो 5 लाख रुपए मिले हैं वो तो एसेट के कनेक्शन में मिले हैं, वो तो एसेट इन्वेस्टमेंट के कनेक्शन में मिले हैं, तो वो तो कैपिटल रिसीट होगा। बट ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमें 40,000 रुपए का रिसीव हुआ है, ये तो मेरी रेवेन्यू रिसीट होगी। तो बताओ जी क्या डन, सही बात है। खैर, इसके अलावा ये जिसके अंदर एक बार फिर एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग, यानी कंपनी अभी अभी शुरू हुई है, तो कंपनी अभी अभी शुरू हुई है। अब इसका जरा करें एक बार, आप लोग करें।
करें जी करें, इस बार कोशिश करें